तो दोस्तों आज हो गई है 10 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की ममता बनर्जी ने की है निंदा, बीजेपी नेताओं की तुरंत गिरफ्तारी की उठाई है मांग। खबर बताते चले, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, लेकिन ये मामला दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है क्योंकि अभी तक नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले शब्दों में निंदा करते हुए इसे घृणा भाषण करार दिया है और मांग की है कि आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल हिंसा होती है बल्कि सामाजिक विभाजन भी होता है। उन्होंने सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों से उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति का चुनाव भाजपा के लिए बना है सिरदर्द। राष्ट्रपति चुनाव में 2% वोट का जुगाड़ आखिर कैसे करेगी भाजपा, दो दलों से है प्रमुख उम्मीद। आप लोगों को खबर बताते चले, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भले ही तारीख का ऐलान कर दिया हो, लेकिन एनडीए खेमे में हलचल इस समय तेज है। आप लोगों को बताते चलें, देश के प्रथम नागरिक के चुनाव में यूं तो केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष को साधने की भी यहां पर कोशिश कर सकती है एनडीए, और यहां पर विपक्ष में सेंध लगाने की भी कोशिश यहां पर भाजपा कर सकती है। आप लोगों को बताते चले, इसकी वजह यह है कि भाजपा के पास कुल 48.9% वोट हैं और जबकि विपक्ष के पास 51.1% वोट हैं, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा इस समय मौजूद नहीं है, जो कि पिछले चुनाव में मौजूद था। ऐसे में भाजपा को 2.2% के अंतर को खत्म करने के लिए विपक्षी खेमे में या तो सेंध लगानी होगी या फिर किसी दल का समर्थन लेना होगा। और वहीं बताते चले, माना जा रहा है कि भाजपा उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी और आंध्र प्रदेश की सरकार चला रही वाईएसआर कांग्रेस से मदद ले सकती है। लेकिन जिस तरह से उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा था कि वह यहाँ पर पार्टी या किसी दल को देख करके समर्थन नहीं करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, वो चेहरा देख करके समर्थन करेंगे कि एनडीए ने किसको खड़ा किया है या विपक्ष ने किसको खड़ा किया है। और वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, इसके अलावा केसीआर की पार्टी टीआरएस से भी समर्थन यहां पर भाजपा मांग सकती है। हालांकि उन्होंने जिस तरह से भाजपा के खिलाफ देश भर में खेमेबंदी शुरू की है, उससे ऐसा लगता है कि वह एनडीए उम्मीदवार को समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में भले ही भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही हो, लेकिन 2% वोटों का गणित उसे यहाँ पर पूरी तरह से हिला करके रखा हुआ है और यह भाजपा के लिए सिर दर्द भी बना हुआ है। और अगर कहीं विपक्ष ने किसी ऐसे उम्मीदवार को इस चुनाव में खड़ा कर दिया जिसको यहां पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपना समर्थन दे दिया, तो भाजपा के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और भाजपा की इस चुनाव में हार भी हो सकती है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ओवैसी का अपने ऊपर हुई एफआईआर पर तीखा जवाब, कहा अपराध बताओ, मोदी और योगी पर किया है जोरदार हमला। खबर बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने की आरोपी नूपुर शर्मा को जब गिरफ्तार करने की मांग चल रही हो, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ओवैसी ने इस एफआईआर पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है बल्कि केंद्र से कई सवाल पूछ डाले हैं। ओवैसी ने मोदी को भी उनके नफरती भाषणों की याद दिलवाई है। ओवैसी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि आखिर मेरा अपराध क्या है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहानंद, नूपुर शर्मा और
नवीन जिंदल आदि के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। वास्तव में यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और इस्लाम का अपमान करके अपनी जमानत की शर्तों को बार बार उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस शायद हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों को ठेस पहुंचाए बिना इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुझ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके साथ ही ओवैसी ने आगे कहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें मेरा अपराध नहीं बताया गया है और हम इससे भयभीत नहीं होंगे। मोदी और योगी पूरी तरीके से अपनी तानाशाही चला रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, ये यहाँ पर तो टूक कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का किया है ऐलान, 18 जुलाई को होगा मतदान, 21 तारीख को आएंगे परिणाम। खबर बताते चलें, चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। ऐसे में संसद और विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान होगा। इस मतदान में राष्ट्रपति पद के लिए 1, 2, 3 नंबर लिख करके अपनी पसंद बतानी पड़ेगी। ऐसे में पहली पसंद नहीं बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव का यहां पर मतदान 18 जुलाई को करवाया जाएगा और वहीं राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे यहां पर 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। आप लोगों को बताते चले, पिछली बार के मुकाबले इस बार एनडीए के लिए यहाँ पर मुश्किल भरी राह नजर आ रही है राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि पिछली बार एनडीए के पास यहाँ पर इस चुनाव में बहुमत था, लेकिन इस बार यहाँ पर कई हजार वोट एनडीए के पास कम है और यहाँ पर इस बार एनडीए को झटका भी लगता हुआ नजर आ सकता है अगर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विपक्ष को अपना समर्थन दे दिया तो। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महंगाई को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले ना तो देश से वफादारी निभाई और ना ही जनता से। खबर आप लोगों को बताते चले, महंगाई को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने ना तो देश से वफादारी निभाई और ना ही जनता से। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर के निशाना साधते हुए कहा है कि वफादारी और अदाकारी में फर्क है। मोदी सरकार ने ना तो देश से वफादारी निभाई है और ना ही जनता से वफादारी निभाई है। मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चल करके कम हो जाएगी तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए जनता को तैयार हो जाना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता को यहां पर महंगाई का लगातार झटका दिया है और अब महंगाई जनता की बर्दाश्त से पूरी तरह से बाहर हो चली है। ये यहां पर देख सकते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा किसानों का सिर्फ दर्द 100 गुना किया है सरकार ने और पिछले 8 सालों में कुछ भी नहीं किया है। खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता और राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने किसानों की आय को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुरजेवाला ने बिना नाम लिए कहा है कि फसल की दर तो अनाउंस कर देते हैं लेकिन फसल की खरीद नहीं करते हैं। किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन है और यह लोग उसकी आय को दोगुनी करने की बात कहते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, सुरजेवाला ने आगे कहा है कि राज्यसभा चुनाव में सत्य, लोकतंत्र, कानून और नैतिकता की जीत होगी, लेकिन बीजेपी राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र का चीर हरण करना चाहती है, लेकिन वे हारेंगे और उनके मुखौटे उतर जाएंगे। ये यहाँ पर कहना है सुरजेवाला का। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। 13 जून को राहुल गांधी से होगी पूछताछ, ईडी ऑफिस के सामने सत्याग्रही करेंगे कांग्रेसी नेता। खबर बताते चले, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समक्ष पेश होंगे। ईडी ने उन्हें समन जारी करके पेश होने के लिए कहा था। पहले राहुल गांधी को 2 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन तब वह विदेश में थे, इसलिए उनको अगली तारीख दी गई है पेशी के लिए। इस बीच कांग्रेस 13 जून को अपने शक्ति प्रदर्शन में यहां पर जुट गई है। खबर के मुताबिक जब 13 जून को ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी तो उसी दौरान कांग्रेस पूरे भारत में सभी राज्यों में ईडी कार्यालयों के सामने सत्याग्रह करेगी। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ यहां पर विरोध दर्ज करवाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।